हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज के दौर की सबसे बड़ी आपदा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप यही बोलेंगे कि जलवायु परिवर्तन आज एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें हालांकि भूमिका रही 16 विकसित देशों की। इन 16 विकसित देशों ने औद्योगिकरण के समय भरपूर मात्रा में इस पृथ्वी पर कार्बन का उत्सर्जन किया। लेकिन अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में बात करें तो कार्बन उत्सर्जन तो आज सारे देश कर रहे हैं। इसमें चीन, भारत जैसे विकासशील देशों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इतिहास पर जाते हैं तो हम उसमें अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, यूरोप, इन सारे देशों पर आरोप लगता है। और इन सारे देशों ने एक संधि भी हस्ताक्षर करी थी जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया कि वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए भी कार्बन उत्सर्जन तो करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं कार्बन बैलेंस की बात करनी होगी, हमें ग्रीन कार्बन बढ़ाना होगा, हमें ब्लू कार्बन बढ़ाना होगा। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने दावा किया कि 2022 से जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच, इसने भी कार्बन उत्सर्जन का एक नया पैमाना हासिल किया है। और यह पैमाना ऐसा है कि साल भर में नीदरलैंड नाम के जो देश है उसके अंतर्गत जो कार चलती हैं, जो वाहन चलते हैं, उनके द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जन एक साल में होता है उतना कार्बन उत्सर्जन सिर्फ इस युद्ध में हो गया है, सिर्फ इस युद्ध में प्रयोग किया गया है। तो हम आज इसी चीज का आकलन करेंगे कि भाई रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ये पर्यावरण को कैसे इसने घात किया है, कितना आघात किया है और कितना कार्बन उत्सर्जन किया है। तो एक रिपोर्ट आई है, इस पर बात करने वाले हैं। हालांकि ये रिपोर्ट जो आई है वो यूक्रेन की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और कुछ क्लाइमेट NGO की तरफ से आया है। इसमें सारा जो दोष है वो मढ़ दिया गया है, किसके ऊपर? रूस के ऊपर मढ़ा गया है, क्योंकि भाई उनका कहना है कि रूस ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है इसलिए हमें आक्रमण जो है करना पड़ता है, हमें युद्ध लड़ना पड़ता है, इस कारण हम भी कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदार तो रूस है। लेकिन यहां पर हम उन सारे देशों की भी बात करेंगे क्योंकि जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप सारे लोगों ने एक एंगल जरूर पढ़ा होगा कि जब युद्ध होता है तो आर्थिक नुकसान होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है शैटर हो जाती है। लेकिन आज हम दूसरे नुकसान की बात करेंगे जिस पर थोड़ा सा कम ध्यान होता है, लेकिन अभी यूपीएससी का ध्यान इस पर बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण नुकसान के बारे में कि कैसे इस युद्ध ने पूरा के पूरे पर्यावरण को तबाह किया है और इससे उबरने में कितना समय लगेगा। इन सारी चीजों का आकलन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जिस आर्टिकल को हम यहां पर देखने वाले हैं वो र्यूटर्स का एक आर्टिकल है। इस र्यूटर्स के आर्टिकल को अगर आप देखें तो स्टडी डिटेल्स ह्यूज एमिशन रिजल्टिंग फ्रॉम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब देखिए यहां पर जो रिपोर्ट आई है इस अध्ययन में यही दावा किया गया है और ये दावा इतना बड़ा है जो स्टडी की गई है, इसमें आंकड़ा आपको मिलेगा 175 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन हुआ है इस युद्ध की वजह से। अब कार्बन उत्सर्जन कैसे होता है ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। 175 मिलियन टन की बात करें तो इसमें 1000 किलो होता है और मिलियन की बात करें तो ये 10 लाख के आसपास होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना कार्बन उत्सर्जन की बात की गई है। और ये CO2 सबसे बड़ा जिम्मेदार है किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। कैसे जिम्मेदार है, कैसे इसका उत्सर्जन होता है, इन सारी चीजों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही डिटेल टॉपिक है आपके लिए। कहां से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। यानी जब आप सामान्य अध्ययन पेपर 3 पढ़ते हैं तो वहां पर पेपर नंबर 3 में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और इस पर्यावरण पारिस्थितिकी से यूपीएससी का वेटेज लगातार इस सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ा है। तो हम सारे ही पहलुओं पर बात करेंगे कि इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी क्या संधियां, क्या समझौते काम करते हैं और ये जो वर्तमान घटना है रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें क्या क्या ऐसी चीजों का प्रयोग हुआ है कि इतना स्तर का कार्बन उत्सर्जन हो गया है। तो इसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इसके लिए आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना होता है। तो यूपीएससी की फाउंडेशन स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी स्टडी IQIAS हिंदी ने ले रखी है। और अभी आपके लिए एक बैच आ रहा है हिंदी माध्यम में, ज्योग्राफी से इसकी क्लासेस हैं और इसको आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। अभी हमारे सेल ऑफर के कारण ये बैच आपको सिर्फ 25,999 में मिल रहा है जब आप कोड यूज करेंगे मेरा मनीष लाइव।
तो ऐप या वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इस कोर्स को चूज़ करें और मनीष लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये मिनिमम फीस मिल जाएगी। 15 तारीख के बाद भी आप इसमें एनरोल कर पाएंगे नेक्स्ट बैचेस में, लेकिन इस बैच में एनरोल करने पर आपको ये मिनिमम फीस मिल पाएगी, फीस इसकी बढ़ जाएगी 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख तक आप इसमें एनरोल कर लीजिए। हिंदी माध्यम का बैच है, आपको 1000 से घंटे से ज़्यादा की क्लासेस, 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर कराया जाएगा, जो आपको बुक्स पढ़ने की सारी डिटेल्ड बुक है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। साथ में इस बैच के साथ आपको दिल्ली आकर रहना, खाना, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं जब आपको मेंस की तैयारी करनी होती है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी से ऐप या वेबसाइट पर जाइए, और साथ में अगर आप ऑप्शनल में से, हमारे हिंदी माध्यम में 4 ऑप्शनल हैं, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल, इन सब की क्लासेस 17 जून से शुरू होने वाली है। इसकी जो फीस है वो है 13,999। तो 13,999 में आपको पूरा का पूरा ऑप्शनल 500 नंबर का तैयार कराया जाएगा, तो इसको आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी तरह की समस्या आती है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस इंस्टा आईडी पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एकेडमिक रिलेटेड या फिर आपको एडमिशन रिलेटेड कहीं पर भी कोई समस्या है तो यहाँ पर आप पूछेंगे। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी से आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यही बता रहा है कि स्टडी डिटेल्स जो है, यहाँ पर एक अध्ययन आया है और इस अध्ययन ने बहुत सारी चिंताएं बढ़ाई हैं। इसने कहाँ कहाँ चिंता बढ़ाई है? तो इसने जिस विषय पर चिंता बढ़ाई है वो है जलवायु, क्लाइमेट के ऊपर बड़ा इफेक्ट आया है। दूसरा, ऊर्जा के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर बड़ी तबाही हुई है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है सतत विकास को, क्योंकि हम पृथ्वी को चाहते हैं कि हम ऐसा विकास करें जिससे हम आज की पीढ़ी का भी पूर्ति कर पाएं और आने वाली पीढ़ियों की भी हम पूर्ति कर पाएं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, ये युद्ध हो रहे हैं, ये आर्थिक तरह से नुकसान तो दे ही दे रहे हैं। यहाँ से विस्थापन लाखों लोगों का हो रहा है, इसमें लोग मारे तो जा ही रहे हैं, साथ साथ इतना बड़ा इम्पैक्ट है जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा, और वो है कार्बन उत्सर्जन। अब इस कार्बन उत्सर्जन को हम इतना क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं, इसको भी हम समझते हैं। देखिए भाई, कार्बन उत्सर्जन, आज जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण जो जलवायु परिवर्तित नहीं होती थी, उस जलवायु में परिवर्तन होने लगा है। इसका दावा आईपीसीसी भी करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करता है, WMO की रिपोर्ट करती है, UNEP की रिपोर्ट करती है, और यही सम्मिलित तौर पर UNFCCC भी करता है। इनके द्वारा भी जो दावा किया जाता है वो सभी दावों में आपको मिलेगा कि इस पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब पृथ्वी के तापमान बढ़ने से इस पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है, और उस जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी विकट परिस्थितियां पृथ्वी पर हो रही हैं। और जो ये परिस्थितियां भी हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया जाता है? भाई, औद्योगिक क्रांति, जब ब्रिटेन में, यूरोप में, आपका अमेरिका में जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, उसका असर आज भी देखने मिल रहा है। तो जो आज हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं उसका असर तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी की को भी दिखेगा। तो हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम सतत विकास करेंगे, हम कैसे संसाधनों को सीमित कर पाएंगे, हम कैसे आगे की पीढ़ियों के लिए संसाधन रख पाएंगे। जो आज आप बड़े बड़े शहरों के, जैसे भारत में दिल्ली शहर की हालत देखिए कि कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण के कारण कैसी स्थिति हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की वायु जो है वो सांस लेने योग्य भी नहीं बची है। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या परोस रहे हैं, क्या उनके लिए छोड़ रहे हैं? तो जब इस तरह के महत्वाकांक्षाओं के युद्ध लड़े जा रहे हैं, और इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, यहाँ पर तो आरोप लगा दिया यूक्रेन ने कि रूस के कारण हो रहा है, लेकिन ये वही सारे देश यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए, जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, यानी UNFCCC की बैठकें होती हैं, तो भरपूर मात्रा में आलोचना करते हैं कि भाई हम जो है हमारे देश में कार्बन टैक्स लगाएंगे, हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, हम कार्बन ट्रेड करेंगे, हम हर तरीके से कार्बन के उत्सर्जन करने के लिए कार्यबद्ध हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कार्बन उत्सर्जन बड़ी मात्रा में इन युद्धों के द्वारा हो रहा है। अब देखिए, एक जगह होती है कि ऊर्जा, आपको आज घर में बिजली चलानी है, भारत में कोई कहे कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, लेकिन भारत के जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसमें तो कोयले की भूमिका है। बिना कोयले के भारत की बिजली आपूर्ति नहीं हो सकती।
और अब घर में हम या तो बिजली ना जलाएं या तो कोयला ना जलाएं। लेकिन युद्ध लड़ना तो एक और ऐसी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ तो नहीं है कि युद्ध के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता। अब बिजली के बिना कोई कहे कि भाई जीवन जीना मुश्किल है, हमारी सारी चीज़ें ठप पड़ जाएंगी, लेकिन युद्ध के बिना, तो युद्ध तो वॉलंटरी है। तो युद्ध जिस परिस्थिति से पूरा विश्व चाहता है कि परिस्थितियों को हम कंट्रोल में लाएं, और वहां पर युद्ध ही इन चीजों को बढ़ा रहा है। तो इस रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि भाई जब से 2022 से युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से आक्रमण होते रहते हैं, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, अर्थव्यवस्था दोनों की यहां पर दांव पर लगी हुई है। अब यूक्रेन के पास पैसा नहीं है तो यूएस इनको पैकेज देता है, कनाडा इसको पैकेज देता है, कभी फ्रांस इनको पैकेज करता है, जर्मनी इनको हेल्प करता है, और वो सारे के सारे सैंक्शंस लगाते हैं रशिया के ऊपर। अब रशिया पर सैंक्शंस लगाना और इन सारे देशों का यूक्रेन को सपोर्ट करना युद्ध की गति को लगातार 2 साल तक ये युद्ध लड़ा जा रहा है और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो पानी तो पैसे की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन इस पैसे से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस पर चिंता जताई गई है। अब यहां पर बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पर ही फोकस किया गया है। इसकी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं जिसके अनुसार आपको समझने आएगा कि 175 मिलियन टन की बात की गई है। 175 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन केवल इस युद्ध में हो गया है। मतलब ये कोई जरूरी चीज नहीं कि लोगों के घर में बिजली बन रही है या फिर कहीं पर कोई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है या फिर लोगों का यातायात हो रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कर रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए आपने गाड़ी चलाई, आपको दिल्ली से मान लिया जाए कश्मीर जाना था या दिल्ली से किसी भी दूसरे शहर जाना था, तो आपने गाड़ी का प्रयोग किया, बस का प्रयोग किया। अब उसमें कार्बन उत्सर्जन हुआ, जब फ्यूल जला तो हुआ, लेकिन युद्ध लड़ने में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो इसेंशियल नहीं है, वो एकदम अनिवार्य घटना नहीं है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन युद्ध में ये बहुत ही तेजी से किया गया है। इसके बारे में जो यूक्रेन की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने यहां पर ये रिपोर्ट जारी करी है। मतलब पर्यावरण मंत्रालय है कहां का, तो यूक्रेन का, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। दूसरा, कुछ क्लाइमेट एनजीओज हैं, कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज हैं जो जलवायु के लिए काफी सचेत रहते हैं, उसने ये पूरा का पूरा रिपोर्ट को बताया है। अब इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ये रॉयटर्स पर ही आपको रिपोर्ट मिलेगी कि रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज डायरेक्टली कॉज्ड paved the way to emission of 175 million tons of CO2। यहां पर इस पर ज्यादा अच्छे से फोकस करना है हमें कि जो बात की जा रही है कि 175 मिलियन टन, ये आप पढ़ पा रहे होंगे यहां पर इस हाईलाइटेड चीज को, कि 175 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है, CO2 एमिशन हुआ है। और एक ग्रीन हाउस गैस के तौर पर CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस पृथ्वी के अंतर्गत क्या करने के लिए, तो आपका वैश्विक तापन करने के लिए। इस पर फोकस किया गया है। टू द एटमोस्फेयर अ जाइंट रिपोर्ट सेट। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो मैंने बताया इसमें क्लाइमेट एनजीओ भी है, यूक्रेन का पर्यावरण मंत्रालय भी है। द रिपोर्ट पब्लिश बाय यूक्रेन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड क्लाइमेट एनजीओ, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। सेट देयर एस्टिमेटेड इंक्लूड बोथ एमिशन दैट हैज बीन रिलीज एंड दोज दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिपेयर वर्क फॉलोइंग डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फरवरी 2022 इन्वेजन। यानी फरवरी 2022 में जो ये आक्रमण किया गया, इसमें कई ऐसी चीजें हैं कि निर्माण कार्य करना पड़ा, उसके कारण भी कार्बन उत्सर्जन हुआ। इसके अलावा युद्ध परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए भी कार्बन उत्सर्जन करना पड़ा। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये CO2 की बात इतनी क्यों की जा रही है। CO2 की बात इसलिए हो रही है कि जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस वो गैसें हैं जो पृथ्वी के लिए भाई अनिवार्य हैं। पृथ्वी के लिए तो ये अनिवार्य हैं। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को नियमित करके रखते हैं। मतलब पृथ्वी के तापमान का नियमन की भूमिका किसके हाथ में है, तो इन ग्रीन हाउस गैस के हाथ में होती है। इसी के कारण पृथ्वी का रात का तापमान इतना नहीं गिरता जितना चंद्रमा पर गिर जाता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहां ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस जब नहीं है तो आप सुनते होंगे कि भाई चंद्रमा पर जब हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गया था तो 14 दिन के बाद उसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे रात हो गई थी। वहां सूर्य, मतलब जैसे हमारा दिन 12 घंटे का होता है, उनका 14 दिन का होता है।
और रात भी 14 दिन की होती है। तो 14 दिन के बाद जब रात हुई तो वहाँ तापमान 175 माइनस में चला गया। तो उस कारण वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो काम करना बंद हो गए। लेकिन पृथ्वी पर सोचिए माइनस में जाता है क्या कि रात को तापमान, अब तो हमारे यहाँ रात में भी तापमान ऐसा है कि दिन के तापमान के बराबर बना हुआ है हीट वेव के कारण। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसके कारण है कि पृथ्वी का तापमान रात में भी कम नहीं होता, और उसकी भूमिका है ग्रीन हाउस गैस। इसके कारण पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल था। तो यानी ग्रीन हाउस गैस, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, हरित ग्रह प्रभाव। तो पृथ्वी के लिए हरित ग्रह प्रभाव तो जरूरी है भाई। तो आप सारे लोग कहेंगे सर हरित ग्रह प्रभाव अगर जरूरी है तो क्या दिक्कत है, कार्बन का उत्सर्जन तो हमारे लिए जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इस कार्बन उत्सर्जन ने हमें पृथ्वी पर जीवित बना के रखा हुआ है। तो यहां पर ये युद्ध हुआ है इससे कार्बन उत्सर्जन से, तो और अच्छी बात है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जितनी भी होती हैं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए CO2, फिर आ जाती है मीथेन, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, फिर इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन क्या किया है हमने, औद्योगिकरण करके इनका उत्सर्जन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा दिया है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, इन सारों का उत्सर्जन बहुत तेजी से बढ़ा, और इस तेजी से बढ़ने के कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव था जिसके कारण पृथ्वी का तापमान रात को इतना नहीं गिरता था, धीरे धीरे पृथ्वी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस भरी गर्मी में कोई कंबल ओढ़कर घूमने लगे। तो कैसा महसूस होगा, आपको गर्मी महसूस होगी, ऐसी पृथ्वी को भी गर्मी महसूस हो रही है। उस पृथ्वी की गर्मी को हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन, इस वैश्विक तापन की घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, ये सारी हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी चीज है, तो CO2 है। अब जब CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो हम उसी की तो चर्चा कर रहे हैं कि इस युद्ध में क्या उत्सर्जन हुआ है, CO2 का उत्सर्जन हुआ है। अब CO2 उत्सर्जन सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है पूरे विश्व का, क्योंकि यही वैश्विक तापन करता है और यही वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन करता है। तो ये रिपोर्ट जो बता रही है कि भाई हम ऑलरेडी इस समस्या से जूझ रहे थे, इसके लिए पूरा विश्व एकजुट होकर चर्चा करता है। हर साल इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी आयोजन किया जाता है, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे यहाँ हर साल एक मीटिंग होती है विश्व के अलग अलग कोनों में। इसको UNFCCC आयोजित कराता है। इस UNFCCC की बात करें तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, देखिए 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको आप स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में सारे विश्व को पर्यावरण की महत्वता बताई गई थी, और इसके बाद यह तय हुआ था कि हर 10 साल में हम मिलेंगे। 1982 में यह सम्मेलन हुआ केन्या के नैरोबी में। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें अमेरिका ने जाने से मना कर दिया था। 1992 में यह सम्मेलन हुआ कहां पर, तो यह हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, और इसमें अमेरिका ने भरपूर भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जाने के बाद हुआ ये कि इसको पृथ्वी सम्मेलन की उपमा दी जाती है, और इसमें एक विषय पर चर्चा हुई, वो था जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यहां पर एक संस्था बनी जिसको कहा जाता है UNFCCC। इस UNFCCC ने कहा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि अब हम हर साल मिलेंगे, हम 10-10 साल में नहीं मिलेंगे, हम हर साल मिलेंगे और जलवायु परिवर्तन पर काम करेंगे। तो इसकी कॉन्फ्रेंस होने लगी 1995 से। तो 1995 से इसके आयोजन हो रहे हैं। तो जो इसका पहला आयोजन था उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 कहा जाता है। इसका जो दूसरा आयोजन था उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 कहा जाता है। ऐसी 1997 में इसका एक आयोजन हुआ जिसको COP3 कहा जाता है। ये जो COP3 थी ये हुई थी जापान के क्योटो में, और यहां पर एक प्रोटोकॉल पर चर्चा हुई थी, एक संधि पर चर्चा हुई थी जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें 16 ऐसे देश जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया था उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सबसे पहले अपने देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करें और आप ही जिम्मेदारी लें, बाकी विकासशील देशों को पैसों से मदद भी करें। वो सफल हो नहीं पाया। 2005 में कनाडा ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, तब जाकर ये लागू हो पाया था। 2012 आते आते इसकी डेट थी कि हम इतने सालों तक, मतलब 2012 में इसकी डेडलाइन थी, वो भी हासिल नहीं हुई। फिर हम एक नया समझौता लेकर आए जो 2015 में हुआ और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 21 में हुआ। अब मैं ये जो बता रहा हूँ, हर साल इनकी बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। अभी जो हाल ही में हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो UAE में हुआ,
और इनकी 28वीं बैठक थी अभी जो आयोजन हुआ था। यानी हर साल ये मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम नहीं हो रहा है। और ये सारे देश यही कहते हैं कि हम अपने हिसाब से कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। तो फिर भाई युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? जब सारे देश कार्यबद्ध हैं, इस तरह की रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये चेतावना ये दे रही है कि एक तरफ तो बात की जा रही है हर साल मिलकर कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाएगा, लेकिन जहां पर गैर जरूरी चीजें भी हैं वहां पर भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। अब आप सारे लोगों को लगेगा कि युद्ध में कार्बन उत्सर्जन हुआ कैसे? भाई इतने सारी वाहन इसमें प्रयोग होते थे, इन वाहनों ने बिलियंस ऑफ लीटर्स का पेट्रोल जलाया है, डीजल जलाया है, फ्यूल को जलाया है। इन गाड़ियां जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही हैं, इन मिलिट्री व्हीकल्स कैसे चलती होंगी? ईंधन पर चलती होंगी, और हर ईंधन में कार्बन है ही। जब उसका दहन होता है तो ऑक्सीजन के मिलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो भी तो एक कार्बन उत्सर्जन का ही प्रकार हुआ। दूसरा, जो लगातार यहां पर ईंधन की मांग बढ़ी है, क्योंकि युद्ध 2022 से थमा का है। जब 2022 से लगातार युद्ध लड़ा जा रहा है तो ईंधन की मांग भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, इसी युद्ध के कारण जंगलों की आग, कई तरह के जो जंगल थे वो मैदान रूप ले लिए गए इस युद्ध के कारण। तो हमने क्या किया है, जो ग्रीन कार्बन था, अब देखिए आप सारे लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको यही पढ़ाया गया कि भाई CO2 और H2O ये मिलकर C6H12O6 बनाते हैं। देखिए आप सारे लोगों ने ये पढ़ा है, CO2 प्लस H2O, और ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इससे ऑक्सीजन भी बनाते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अवशोषण भी करते जाते हैं। तो पृथ्वी पर जितने पौधे होंगे वो पौधे क्या करेंगे, इस कार्बन का अवशोषण करते जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, हम पेड़ पौधों को ही हटाते जाएं, हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएं, तो होगा क्या? पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं। तो ये कार्बन को जो बैलेंस कर रहा था, क्योंकि भाई हर व्यक्ति सांस जब छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब कितना सारा कार्बन उत्सर्जन कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसको बैलेंस कौन बना रहा है? पृथ्वी पर पेड़ और समुद्र के अंतर्गत जो प्लैंकटॉन्स हैं, इसके अलावा जो शैवाल हैं, सबसे ज्यादा वैसे समुद्र जो है वो आपका कार्बन अवशोषण करता है, उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। समुद्र के अंतर्गत जो विषय है उसको आप ब्लू कार्बन कहते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे करते हैं उसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। तो समुद्र के कारण ब्लू रंग और पेड़ पौधों के कारण ग्रीन रंग। अब इस युद्ध में यह बताया गया कि भाई कई ऐसे हेक्टेयर जमीन जो है वो या तो जल गई युद्ध के कारण, या तो वो मैदानों में परिवर्तित हो गई युद्ध के कारण। तो क्या कर रहे हैं हम जो उसका ग्रीन कार्बन था, उस ग्रीन कार्बन को भी ब्लैक कार्बन में, ब्राउन कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ये जंगल जलेंगे तो ये कार्बन और उत्सर्जन करेंगे। जब कहीं भूमि ही रहेगी, पेड़ काट दिए जाएंगे, तो कार्बन का अवशोषण कैसे होगा? तो ये भी एक समस्या हुई। दूसरा, इन युद्धों के कारण जो इनके ऑयल रिजर्व्स थे, रशिया ने यूक्रेन पर, यूक्रेन ने रशिया के, जहां जहां इनके तेल के कुएं थे उन पर आक्रमण किए गए, तो कई तेल जो है वो जल गया यहां पर, और उसके कारण भी कार्बन उत्सर्जन हुआ है। तो ये सारी घटनाएं भी आम हैं। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट और स्टील का प्रयोग किया गया। अब आप सोचेंगे सीमेंट और स्टील का प्रयोग क्यों किया जा रहा था? भाई इन्होंने क्या किया, अब जब युद्ध लड़ना था तो अलग अलग मिलिट्री बेसिस को बनाना चालू किया। कई ऐसी जगहों पर जो इनके पूरे के पूरे कैंप्स वगैरह थे उनको डेवलप किया गया, उसमें भरपूर मात्रा में स्टील और आयरन का प्रयोग हुआ। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाता है? भाई इस स्टील को बनाने में, ये आयरन से स्टील जब बनता है तो इसमें भरपूर मात्रा की कोयले की आवश्यकता होती है। आप किसी सीमेंट फैक्ट्री के पास जाइए, सीमेंट फैक्ट्री भी कार्बन उत्सर्जन को भरपूर मात्रा में करते हैं। तो ये सारी चीजें जब इन्होंने प्रयोग करी हैं तो कार्बन उत्सर्जन को ऊपर की तरफ लेकर आ गए, और जब कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा तो भाई आज की जो जनसंख्या झेल रही है इस समस्या को, आने वाली तो और ज्यादा झेलेगी। हम कंट्रोल करने की जगह और आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि इस पूरे युद्ध में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है उतना कार्बन उत्सर्जन तो सिर्फ 175 मिलियन टन के आसपास मैंने आपको बताया। ये जो कार्बन उत्सर्जन है, एक साल अगर कहीं गाड़ियां चलती हों, नीदरलैंड का यहां एग्जाम्पल दिया गया है कि नीदरलैंड का एग्जाम्पल ले लो। नीदरलैंड में एक वर्ष में जितनी गाड़ियां चल रही हैं और उसमें जो फ्यूल जल रहा है, अब नीदरलैंड तो पूरा एक देश है, अब इस देश में लोग परिवहन का भी प्रयोग करते होंगे, आम चीजें, सरकारी वाहन भी प्रयोग होते होंगे, तो उनकी जो गाड़ियां चलती हैं वो जितना कार्बन उत्सर्जन कर रही है उतना इस युद्ध ने अकेले कर दिया है। मतलब एक देश को चलाना और एक युद्ध को चलाना बराबर सा दिख रहा है। तो ये यहां पर कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि 175 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन इस युद्ध के जरिए हुआ है।
जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। फ्यूल जो है बिलियन लीटर्स का जला दिया गया है, यानी ईंधन को सीधे तौर पर जलाया गया है। ईंधन का जो दहन हुआ है वो भी बिलियन, बिलियन का मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लीटर का पेट्रोल यहां जला है, डीजल जला है। नीदरलैंड में 90 मिलियन कार हैं, वो 90 मिलियन कार मिलकर इतना कार्बन उत्सर्जन करते हैं जितना यहां पर एक छोटे से रूस यूक्रेन क्षेत्र ने इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर दिया है। इसके अलावा इससे माइग्रेशन जो हुआ है, माइग्रेशन लोगों ने विस्थापन, अब भाई युद्ध के कारण आपने देखा कि हमारे कई छात्र थे यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे थे, उनको भारत वापस आना पड़ा, कई वहां से लोग छोड़ छोड़कर दूसरे देश चले गए। तो ये जो माइग्रेशन हुआ है इसमें भी लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां से माइग्रेट कर लिया इस युद्ध के कारण। रशिया में भी ऐसा हुआ है और इससे जो आर्थिक हानि हुई है वो बताई जा रही है यूएस बिलियन डॉलर में, बिलियन डॉलर हुआ है, 32 बिलियन डॉलर के आसपास। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, डॉलर लगभग आपका 84 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझिए कि इतना नुकसान केवल इस एक युद्ध से हुआ है। तो आर्थिक नुकसान तो हम यहां पर देख ही रहे हैं, आर्थिक नुकसान तो हम गिन ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ हम इस एक ऐसे नुकसान की भी बात कर रहे हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। और ये जलवायु हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है। ये जलवायु के मैं आपको बता भी चुका हूं, ये जलवायु को जब आप पढ़ते हो तो इस जलवायु के लिए अलग अलग घटक जरूरी हैं। क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं, इन सारी चीजों पर असर डाल रहा है युद्ध, क्योंकि क्लाइमेट के जो घटक हैं वो घटक कौन कौन से हैं। तो इसके घटक आपको मिलेंगे इसके घटक में एल आ जाता है, यानी क्लाइमेट के घटक में सबसे पहली चीज है लैटिट्यूड, जिसको आप अक्षांश कहते हैं। ये किसी ना जगह के जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। फिर ये एन का मतलब होता है नियरनेस टू सी, समुद्र से दूरी। फिर यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूर्य से दूरी। एफ का मतलब है फॉरेस्ट यानी जंगल। ओ का मतलब है ओशियन करंट्स। समुद्री तरंगे। आर का मतलब है यहां पर रिलीफ, कैसा भूभाग है। एम का मतलब माउंटेन्स और एस का मतलब है सॉइल्स। इतने सारे फैक्टर किसी जगह के जलवायु को निर्धारित करते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर, ये सारे फैक्टर मिलकर क्लाइमेट को बनाते हैं। और क्लाइमेट आप अमूमन पढ़ते हैं कि ये बदलता नहीं है, मौसम बदल जाता है लेकिन जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इंसान ने इतना कार्बन उत्सर्जन कर दिया है कि आज की डेट में ये रियलिटी हो गया है कि जलवायु परिवर्तन हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण ही क्या होता जा रहा है, इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। दूसरा, समुद्रों का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण जो आपके हिमनद हैं वो पिघलते जा रहे हैं। इसके कारण ही विस्थापन होता जा रहा है, जैव विविधता को नुकसान होता जा रहा है। इसके कारण ही शहर डूबते जा रहे हैं, जिसमें आप अभी जकार्ता की बात करेंगे। इंडोनेशिया का शहर है जकार्ता, इनको अपनी राजधानी नई शिफ्ट करनी पड़ी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा जो बाढ़ की घटना है वो इससे बढ़ गई है, चक्रवात की घटना जलवायु परिवर्तन से बढ़ गई है, सूखे की घटना, कहीं अत्यधिक सूखा हो रहा है तो कहीं अत्यधिक बाढ़ आ रही है, कहीं चक्रवात आ रहा है। कुल मिलाकर इससे आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। और मानव के लिए पृथ्वी जो है, हीट वेव जैसी कंडीशन हम देख रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन को इंगित कर रही हैं, और इस जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इतने सारे संकट केवल एक चीज से हैं, वो है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन जिस चीज से है वो है कार्बन उत्सर्जन। और कार्बन उत्सर्जन के भाई जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तो है ही, लेकिन इस तरह के युद्ध जो एक गैर जरूरी चीज़ हैं वो और ज़्यादा हमें चिंतित कर देते हैं कि हम पूरा विश्व इससे लड़ने का प्रयास कर रहा है। हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जरिए पेरिस समझौते को हम लागू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो धूमिल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक समझाया है जो जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन से। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझने आया होगा। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 में था। जैसा मैंने आपको बताया, मेंस में आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी भी एक सब्जेक्ट है, उसमें ये डिटेल में आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, हर एक एक पहलू को समझाया जाता है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आप इसको हमारे फाउंडेशन बैच का पार्ट बनकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर, मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलकर आपको मिनिमम फीस में ये बैच एनरोल करने मिलेगा। इसकी फीस 25,999 है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। मात्र 13,999 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये सारे हैंडल्स हैं। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत आती है आपको एडमिशन रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आकर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।